नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इक्वेटर एजुकेशन पे। हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज डेट है 18 मई और हम देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और उनसे जुड़ा हुआ पूरा जो कंसेप्ट है वो भी हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले द हिंदू का फ्रंट पेज। इसमें देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर याचिका लगाई गई थी। देखिए इसको पूरा हम समझेंगे कि पहले क्या होता था, जैसे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जैसे ही चुनाव खत्म होते थे तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन क्या करता था कि जो वोटिंग के डेटा है ना वो जारी कर देता था और वो एक अंदाजन डेटा होता था। उसके बाद में क्या होता था, लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन फाइनल डेटा इशू कर देता था। तो इस तरह की एक परंपरा बनी हुई थी भारत के अंदर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस परंपरा को तोड़ा गया और इलेक्शन कमीशन ने डेटा ही बहुत लेट बताया। और जो डेटा बताया ना इलेक्शन कमीशन ने, जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव खत्म होने के बाद में डेटा बताता है, फिर 24 घंटे बाद में फाइनल डेटा बता देता है। ठीक है, ये तो रो होता है, बिल्कुल अंदाजन, थोड़ा थोड़ा अंदाजा, मोटा मोटा अंदाजा होता है और फिर फाइनल डेटा 24 घंटे के अंदर अंदर बता देता है। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई 60% वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, तो फाइनल जब इलेक्शन के डेटा आते हैं ना तो उसमें कोई छोटा मोटा अंतर आता है, जैसे 60.5 या 61 या मैक्सिमम 62, तो बहुत कम अंतर आता है। तो इस तरह से ये डेटा हमें बताया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, देखो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो रो डेटा बताया ना, जैसे मान लीजिए रो डेटा बताया था 61%, और फिर इलेक्शन कमीशन ने बहुत लंबे समय तक फाइनल डेटा ही जारी नहीं किया। और अब जब इन्होंने कुछ दिनों पहले फाइनल डेटा जारी किया है, तब इसमें बहुत ज़्यादा उछाल इन्होंने बता दिया। जैसे 61 है तो उसका 67%। तो उसके बाद में जो कुछ एनजीओ थे या जो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मैनिपुलेट कर रहा है डेटा को, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी याचिका लगाई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई आप डिले क्यों कर रहे हो, जो वोटिंग टर्नआउट हो रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शो क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें डिले क्यों नहीं कर रहे हो। और ये जो याचिका लगाई गई थी ये थी एडीआर द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है जो हमारे देश के अंदर काम करता है। तो उन्होंने याचिका लगाई थी और उनकी याचिका के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप टर्न आउट जो डेटा है, यानी जो वोटिंग का डेटा है कि कितने वोट पड़े, कितने लोगों ने वोट दिए, कितने परसेंट वोट पड़े, उसके अंदर इतना डिले क्यों करते हो। ठीक है, इसके बाद में ईडी और दिल्ली के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में देखिए स्पेन ने क्या किया है एक शिप था जो चेन्नई से जा रहा था इसराइल के लिए। ठीक है, अब वो शिप किस कंट्री का था, कहाँ से आया था इसराइल चेन्नई में, इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर वो क्या था, चेन्नई से गया था और इसराइल उसे जाना था, और बीच में जब स्पेन का पोर्ट है ना, स्पेन, उसने उस शिप को रोक लिया। ठीक है, उसने शिप को रोक लिया। पूरा मामला क्या है ये हम आगे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लगभग 6 मिलियन पेड़ पिछले 3 सालों के अंदर खेतों से काट दिए गए हैं। देखिए एक डेनमार्क की एक संस्था है और उन्होंने जो सैटेलाइट इमेज होती है ना, जो सैटेलाइट के माध्यम से हम गूगल मैप के ऊपर भी देख लेते हैं, और जो हमारे सैटेलाइट है उनके माध्यम से जो इमेजेस है ना, उनका उन्होंने अध्ययन किया है कि सैटेलाइट इमेज में आपको पता है आराम से पेड़ पौधे दिख जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि पिछले 3 सालों के अंदर सैटेलाइट इमेज में कितने पेड़ दिख रहे थे और आज कितने पेड़ दिख रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है खेतों के बारे में। जैसे हमारे गाँव में जो खेत होते हैं उनमें पेड़ होते हैं, आपको पता है, उनके किनारों पे जनरली पेड़ होते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पेड़ होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भारत के अंदर पिछले 3 सालों में लगभग 6 मिलियन पेड़ खत्म हो गए हैं। 6 मिलियन जो बड़े पेड़ थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे खेतों के अंदर, उन पेड़ों को या तो काट दिया गया है या वो टूट गए हैं। तो इस तरह एक बहुत चिंता की बात है। देखिए एक तो हमारा जो वनावरण है, हमारे जो वन है, वो तो कम हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो खेतों के अंदर, जो लोकल लेवल पर जो खेतों के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो लोकल इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर 3 साल में देखने को मिली है। लगभग 60 लाख या 6 मिलियन पेड़ वहाँ पर कम हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। उसके बाद में देखिए ये दिल्ली को लेकर न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। एक तो जो स्वाति मालीवाल थी, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया था उसके अंदर अब आगे पुलिस ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। दूसरा क्या है, जो ईडी के द्वारा दिल्ली के अंदर कार्रवाई की जा रही है जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर, तो उसमें आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने अब अपनी चार्जशीट के अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर पॉलिटिकल बयान है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। इसके बाद में भी ये पॉलिटिकल बयान है, हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। ये भी पॉलिटिकल बयान है, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद में ये भी जो बहुत बड़े हैं, ये भी हमारे काम के नहीं है। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ ही आ रही है, और जैसे आपको पता है कि 4 जून तक तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ ही ज़्यादा न्यूज़पेपर में आती रहेगी। फिर भी हम है ना, जितने भी आर्टिकल हमें मिलेंगे, जितनी भी न्यूज़ मिलेगी, उन सब के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, एक शिप था जो इजराइल से चेन्नई से चला था। अब देखिए वो शिप भारत का बिल्कुल नहीं था, केवल वो यहाँ चेन्नई पे कहीं से आया था। उसके बारे में देखिए जानकारी अभी तक विदेश मंत्रालय ने हमें नहीं दी है कि जो शिप था वो एक्चुअल में भारत से ही रवाना हुआ था या वो किसी अन्य देश से आकर चेन्नई पर रुका था। तो इस बारे में अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो एक शिप था जो चेन्नई से चला, और चेन्नई से चलने के बाद में उसे जाना था इजराइल। ठीक है। और इजराइल से पहले आता है स्पेन। तो स्पेन ने इस शिप को रोक लिया, और शिप के अंदर क्या था, देखिए इसमें था हथियार थे, यानी जो एक्सप्लोजिव थे वो थे। और इस बारे में जो स्पेन है उसका ये कहना है कि भाई देखो, ये जो इजराइल है ना, इजराइल इसने सबसे पहले गाजा के ऊपर हमला किया, वहाँ के जो हमास के आतंकवादी थे उनको मारने के लिए। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल अब वहाँ के लोगों को मारे जा रहा है। जो दक्षिण के अंदर जो राफा शहर है, हमने इसको डिस्कस भी किया था कि जो राफा शहर है ना दक्षिण गाजा के अंदर, वहाँ पर आम आदमी रहते हैं, वहाँ पर आतंकवादी नहीं रहते हैं। इसके बावजूद भी इजराइल लगातार राफा के ऊपर हमला करे जा रहा है, यहाँ पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर सिविलियंस बहुत बड़ी मात्रा में मारे जा रहे हैं। तो हम अब इजराइल को और ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं पहुंचाने देंगे, हम अब इजराइल को और ज़्यादा हथियार नहीं पहुंचाने देंगे। अगर हमने हथियार ज़्यादा पहुंचाने दिए तो वो वहाँ पर जो गाजा के अंदर, जो राफा सिटी के अंदर जो आम आदमी है उनको और भी ज़्यादा मारने की वो कोशिश करेंगे। अब देखिए ये शिप किस कंट्री का था, ये एक्सप्लोजिव किसने भेजे, इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी क्लेरिफाई नहीं हुई है। अभी दोनों जैसे जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं किया है। तो 1-2 दिन में जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी हमें पता चलता जाएगा कि ये एक्चुअल में ये एक्सप्लोजिव किस देश के द्वारा भेजे गए थे और ये क्यों भेजे जा रहे थे। एक बार हम मैप देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर चेन्नई है, और इस चेन्नई से ये जो शिप है ये चला था, और यहाँ पर स्पेन ने इसे रोक लिया, इसे जाना था इजराइल में। ठीक है। देखिए एक रूट तो ये लाल सागर होके, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जनरली क्या है, जो हूती विद्रोही है ना यमन के अंदर, उनका खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, शिप को लूट लेते हैं। जो हूती विद्रोही हैं वो शिप को लूट लेते हैं। तो इस बार इस शिप ने ये सोचा कि अगर हम इस रेड सी से होके जाएंगे इजराइल, तो रास्ता तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि हूती विद्रोही हमें लूट लेंगे, और जो इतना बड़ी मात्रा में जो एक्सक्लूसिव इसके अंदर जा रहा है, जो हथियार जा रहे हैं, उनको भी वो लूट लेंगे। तो उससे बचने के लिए इस शिप ने क्या किया कि लॉन्ग रूट अपनाया, केप ऑफ गुड होप होके, मेडिटेरियन सी होके, यहाँ से इन्होंने लॉन्ग रूट अपनाया, और यहाँ पर स्पेन ने इन्हें रोक लिया है। तो अभी तक इसके बारे में न्यूज़ हम पूरा पता नहीं है कि ये शिप किस कंट्री का था, ये एक्सप्लोजिव किस कंट्री से भेजे जा रहे थे, ये भारत के ही थे या भारत के बाहर से आए थे। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। तो ये अभी जैसे जानकारी आएगी हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ITY है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो सेक्रेटरी है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखिए इंटेलिजेंस, आपको पता है कि मानव के अंदर इंटेलिजेंस होता है। मानव को पता है कि अगर ये आग जल रही है तो हमें इसमें हाथ नहीं देना होता, लेकिन एक मशीन है तो मशीन को ये पता नहीं होता कि भाई यहाँ पर अगर आग लग रही है तो मुझे यहाँ से हटना है या मुझे और आगे बढ़ना है। तो अब क्या किया जा रहा है कि मशीनों के अंदर भी बुद्धि का विकास किया जा रहा है। तो मशीनों के अंदर जब बुद्धि का विकास होने लग जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि एक तो इंटेलिजेंस वो होता है जो हमें जन्मजात मिलता है, प्रकृति हमें देती है, इंसानों को देती है। एक तो वो इंटेलिजेंस होता है, वो होता है नेचुरल। इसके अलावा जो
मशीनों के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली जो रोबोट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और जो भी मशीनें हैं उनके अंदर जो हम इंटेलिजेंस या बुद्धि डेवलप कर रहे हैं, अपने आप से हम डेवलप कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देखिए इसके फायदे भी बहुत सारे हैं और इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम फायदों की बात करें तो इससे इससे क्या होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे क्या होंगे, हम बहुत सारे ऐसे काम जो अभी मानव करते हैं, जैसे मान लीजिए सीवर लाइन की सफाई करते हैं और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे श्रमिक मर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो मानवों को करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें रिस्क होती है, वो काम हम मशीनों के द्वारा करवा पाएंगे। ठीक है, और इससे पूरा का पूरा एक तरह से आप देखो पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर इसमें चेंजेस आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि इससे नौकरियां जा रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी नौकरियां जा रही है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, देखो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी से कोई सर्विस ली, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी सर्विस ले ली, अब आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना था। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई सामान मंगवाया, अच्छा नहीं आया, तो मैंने कस्टमर केयर के ऊपर कॉल किया। तो कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करते थे तो वहाँ पर हमारे से एक क्या होते थे, आदमी बात करता था, हम उसे प्रॉब्लम बताते थे और फिर वो उसका समाधान बताता था। ठीक है, अब ये कस्टमर केयर का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया। और फिर क्या हुआ कि उस समय भारत इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरा, क्योंकि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, उनके कस्टमर केयर सेंटर या उनके कॉल सेंटर भारत के अंदर स्थापित थे। क्योंकि भारत में देखो एक तो लेबर सस्ती थी, दूसरा क्या था कि भारत के अंदर जो लोग थे उनकी स्किल बहुत अच्छी थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वो कई लैंग्वेज में वो बात कर सकते थे। तो क्या हुआ कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उनके कॉल सेंटर या कंज्यूमर केयर सेंटर भारत के अंदर खुले और भारत के अंदर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोजगार आया। लेकिन आजकल आप देखोगे ना, ऐप जो भी आप ऐप खोलते हो ना, उसके अंदर क्या होता है, एक चैटबॉट होता है कि आप चैट कर लो उससे, और उसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट चीज़ें आती है कि भाई आपको चैट किसके बारे में करना है, उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो उसके बारे में बता देगा। फिर आपको किस बारे में चैट करना है, वो अपने आप बता देगा। तो ये सारा काम जो हो रहा है, ये हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या केवल मशीन ये काम कर रही है। अब देखो पहले जहाँ पर इंसान से हम बात करते थे कस्टमर केयर के लिए, अब वो सारा का सारा काम मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से अपने आप ही किया जा रहा है। तो इससे बहुत बड़े लेवल पर नौकरियों में खतरा हो रहा है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, और इसी को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यही कहा है कि देखिए हम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल फ्री तो नहीं छोड़ेंगे, हम इसे रेगुलेट तो करेंगे, लेकिन हम इसे इतना ज़्यादा भी रेगुलेट नहीं करेंगे या हम इसे इतना ज़्यादा भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे कि इनोवेशन ही नहीं है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे इनोवेशन आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे ये इनोवेशन आ गया कि चैटबॉट आ गए। अब आपको बात करने के लिए अब चैट कर लो, वहीं पर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब ये मिनिस्ट्री है, हमारा जो मंत्रालय है या भारत सरकार ने ये कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट तो करेंगे हम इसको, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा हम रेगुलेट नहीं करेंगे कि इनोवेशन ही नहीं आए। तो एक तरह से एक संयमित दृष्टिकोण या हम कहें कि एक मध्यम मार्ग लेकर भारत सरकार चल रही है, जो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।